इसमें पहला लिखना करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन फॉर स्लोप। तो मान लो कि अगर कोई हिली एरिया है तो हमें टेप या चेन का कहाँ यूज करना था बेटा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए। बट थोड़ा हिली एरिया है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही एरिया हिली है, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? टेप का यूज कर रहे हैं कहीं पे। तो होता ये है कि हमारा एक्चुअल ग्राउंड से वो टच नहीं हो पाता, थोड़ा सा कुछ कुछ टेप जो होता है वो एक्चुअल ग्राउंड से थोड़ा ऊपर ही रह जाता है। जब हम थोड़ा अनएंडुएशन पे हम मेजर करते हैं तो थोड़ा उथला जमीन पे जब करने लगते हैं तो टोटल ग्राउंड को टच करके टेप नहीं जाती है, कुछ जगह पे कुछ उठ उठ के जाती है हमारी टेप मेजरमेंट करते वक्त। तो उस टाइम पे जब हम करेक्शन करते हैं ना, वो हमेशा निगेटिव आती है। तो इसमें कुछ ज्यादा तुम लोग को फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस तुम लोग को इतना याद रहना है कि जब करेक्शन फॉर स्लोप होगा तो वो स्लोप कैसा होगा, निगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा। तो जब स्लोप के केस में तुम्हारा करेक्शन जो होगा हमेशा निगेटिव होगा, तो इसको आगे लिख लेना, करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। आवाज आ रही है ना बेटा? आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है मैम। अभिषेक को नहीं आ रही है, मैसेज कर रहा है। ओके, सेकेंड लिख लो करेक्शन फॉर पुल, करेक्शन फॉर पुल। मान लो कि अगर हमें दो पॉइंट ए और बी, वहां पे हमको मेजरमेंट करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। तो एक अमन खड़ा हो गया और एक जगह एक दूसरे बी पॉइंट पे सालिन खड़ा हो गया टेप पकड़ के, ठीक है? तो वो जब नॉर्मल अपना स्ट्रेंथ लगा के बस टेप को पकड़े हुए हैं एक्चुअल, तो उसको मान ले रहे हैं कि जो पुल लगा रहे हैं उस समय जो टेंशन उनके जनरेट हो रहा है वो पी हो रहा है, वो बस टेप को बस पकड़ा हुआ, ठीक है? बस अगर ज्यादा ही टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बोलते हैं, अगर उनके पी हो गया, वो अगर नॉर्मल पकड़ा हुआ, अगर साली ने कुछ ज्यादा ही खींच दिया, ठीक है, टेप को, तो उस पुल को मान लो कि पी नॉट है, ठीक है? उस जो खिंचाव हो रहा है, वो तनाव जो जा रहा है वो पी नॉट जा रहा है। तो केस, पहला केस में लिखो पी एक्चुअल जो तुम्हारा खिंचाव है पी इज ग्रेटर देन पी नॉट, तो तुम्हारा पुल करेक्शन कैसा होगा? पुल करेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा? बोलो। हमें किस बिहाफ पे पता चलेगा कि निगेटिव पॉजिटिव किस बिहाफ पे हम लोग बताएंगे? जब तुम्हारा एक्चुअल चीज है ना वो किसी चीज से ज्यादा हो जाएगी। पॉजिटिव के केस में क्या है कि तुम्हारा करेक्शन में क्या बोले, करेक्शन तुम्हारा देखना है तुमको कि जो मैं करेक्शन करूंगी ना वो किस केस में जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो जो तुम्हारा एक्चुअल जो एक्चुअल तुम जो तनाव डाल रहे हो वो तो तुम्हारा पॉजिटिव, वो तुम्हारा एक्चुअल है ना, उसमें तो कोई एरर नहीं है। वो चीज तुम्हारा अगर अगर हम टेंशन जो एक्स्ट्रा में मान लो कि सेकंड वाले केस में मैंने क्या बोला कि अगर सालिन ने ज्यादा नहीं खींचा, मान लो कि तनाव ज्यादा नहीं डाला, वो कम कर दिया, तुम्हारा तनाव क्या कर दिया, कम कर दिया, तो तुम्हारी जो टेप होगी वो क्या थोड़ी जाएगी, थोड़ी नीचे की तरफ चली जाएगी, थोड़ी सिकुड़ जाएगी। तो उस टाइम के केस में तुम्हारा जो पहला वाला केस मैं बोली कि जो खिंचाव अच्छा डाल रहे हो तुम लोग, जो एक्चुअल डाल रहे हो वो तुम्हारा क्या है, वो तो एग्जैक्ट है ना। तो उस टाइम पे मैं क्या बोल रही कि जो पी है तुम्हारा अगर ग्रेटर देन पी नॉट हो जाएगा तो पुल जो करेक्शन होगा वो तुम्हारा पॉजिटिव जा रहा है, उस केस में तुम्हारा पॉजिटिव जाएगा। अगर वही मैं बोलूं कि जो एक्चुअल खिंचाव हो रहा था पी, अगर वो तुम्हारा लेस देन हो गया पी नॉट, तुमने ज्यादा और तनाव दे दिया, तो उस टाइम पे जो पुल करेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बस इसमें कुछ ज्यादा और सोचना ही नहीं है। समझ में आया?
यस मैम। ठीक है, तो स्लोप के केस में क्या था, नेगेटिव जा रहा है करेक्शन तुम्हारा, और पुल के केस में दो है, उस पुल वाले में भी दो केस चल रही है कि एक्चुअल अगर ग्रेटर हो रही है तो पॉजिटिव, और एक्चुअल अगर तुम्हारे जो सेकंड वाले केस में जब अप्लाई कर रहे हो तो वो तुम्हारी नेगेटिव हो जाएगी पुल करेक्शन। एक लिखो करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर टेम्परेचर। इसमें भी मान लो जब तुम मेजरमेंट कर रहे हो तो नॉर्मल टेम्परेचर है, जब नॉर्मल टेम्परेचर है और तो उसको भी नॉर्मल टेम्परेचर को हम टी एम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो और उसके बाद से जब सेकेंड टाइम तुम उसी जगह का मेजरमेंट करने जा रहे हो तो उस समय पे टेम्परेचर जो है तुम्हारी, मतलब थोड़ा वेदर तुम्हारा कोल्ड वेदर हो जा रहा है, ठीक है, कोल्ड वेदर हो जा रहा है, तो उस केस में टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो टेप की लेंथ में भी थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि जो टीएम है अगर वो ग्रेटर देन टी हुआ, जो सेकंड में जो ठंडी की वजह से तुम्हारे टेप में जो थोड़ा वेरिएशन आ रहा है वो टी है, और टीएम जो है तुम्हारा एक्चुअल टेम्परेचर जब हो रहा था तब की बात है। तो टीएम अगर ग्रेटर देन टी हो जाएगा तो करेक्शन जो तुम्हारी हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, और वैसे ही सिमिलर केस अगर टीएम लेस देन टी हो जाएगी तो करेक्शन जो हो जाएगी तुम्हारी नेगेटिव हो जाएगी। लिखिए, मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्या। मैंने बोला कि मान लो वही ए और बी वाला केस चला रहे हैं हम लोग, तो वहां पर टेप लेके गए तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर है तुम्हारी टीएम है, ठीक है, उस टाइम पे जब तुम टेप से मेजरमेंट कर रहे हो तो टेम्परेचर तुम्हारी टीएम है, तो उसकी वजह से जो तुम्हारे टेप में नॉर्मल वेरिएशन होगा, कुछ वेरिएशन ही नहीं होगा, मान के चलो कि कुछ वेरिएशन नहीं, वो जो एक्चुअल डिस्टेंस था वही था। अगर उसके बाद से कुछ दिनों बाद गए फिर वही डिस्टेंस का मेजरमेंट करने वही टेप लेकर के, तो उस टाइम पे वेदर जो तुम्हारी है थोड़ी ठंडी है, तो उस टाइम का टेम्परेचर टी मान के चलता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, टेप में थोड़ा वेरिएशन आएगा ठंडी की वजह से, ठीक है, तो उसको मान लो कि टी है, तो पहला में केस क्या बोल रही है, अगर जो तुम्हारा टीएम माना है वो ग्रेटर देन टी हो जाएगा तो करेक्शन जो हो जाएगी तुम्हारी पॉजिटिव हो जाएगी। और वैसे ही जब तुम दूसरे टाइम पे मेजरमेंट करने गए हो और उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो तुम्हारे टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, तुम्हारे चेन में क्या होगा, ये टेप में क्या होगा, लेंथ थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा ना, थोड़ा और वेरिएशन आ जाएगा। तो इस केस में मैं बोल रही हूँ कि टीएम इज लेस देन टी, तो तुम्हारी करेक्शन जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, तो तुम्हारी करेक्शन हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो पहला लिख लेना टीएम इज ग्रेटर देन टी, then correction is positive. Second लिखो Tm is less than T, then correction is negative. हो गया? यस मैम। हो गया? मैम इसमें बुक में पेज नंबर बता दीजिए अगर हो तो। बुक नहीं है बेटा मेरे पास, मैम नोट्स से पढ़ा रही हैं क्या? तो मेरा अपना नोट्स है उससे मैं पढ़ाती हूँ, उसमें भी अनइवन है चीजें वो ओके। इसलिए मैंने बोला है कि नोट्स बनाते चलना। अच्छा चलो अब एक चीज, एक इमेज भेज रही हूँ, उसको देखना।
इमेज को देखो, इमेज को खुल गया सबके? खुल गया बेटा? बोलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम खुल गया। तो उसमें एक एरिया है जिसका हमें सर्वे करना है। कौन सा सर्वे करना है? चेन सर्वे करना है, ठीक है। तो वो जो तुम्हारी एरिया है, अब उसमें क्या करेंगे? करेंगे पहले करेंगे लाइक ए बी सी डी ई, जैसे उसमें दिख रहा है, वो स्टेशन को पहले स्टेब्लिश कर लेंगे हम कि हम एक स्टेशन वहां पे एक एक स्टेशन मान के सर्वे करने गए, हमको उतना एरिया मिल गया कि हमको इस एरिया का चेन सर्वे करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि कुछ पॉइंट का एलोकेट कर दोगे कि ये भाई मेन स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जो तुम पहले क्या कर रहे हो, स्टेशन को एलोकेट कर रहे हो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? पहला चीज मेन स्टेशन, क्या बोलेंगे उसको? मेन स्टेशन। अब जो मेन स्टेशन, दो मेन स्टेशन को मिलाओगे जो जिस लाइन के थ्रू, उसको क्या बोल देंगे? मेन लाइन। दूसरा चीज उसको बोलेंगे मेन लाइन। समझ में आया? मेन स्टेशन और मेन लाइन। यस मैम। लिखो पहला मेन स्टेशन। मैम मेन लाइन किसको किसको मैच कर रही है, किसको सबमिट? दो मेन स्टेशन को बेटा, जैसे एक मेन स्टेशन हो गया और बी एक मेन स्टेशन हो गया, उन दोनों लाइन को अगर मैं मिला दे रही हूँ तो वही लाइन जो हो जाएगी तुम्हारी मेन लाइन हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम, यस। ठीक। हाँ, कंफ्यूज ना हो ना, तो चीजें मैं और भी उसमें बताऊंगी। पहले लिख लो मेन स्टेशन। These are the prominent points. These are the prominent points at the start, at the start, end of the survey line, end of the survey line. सेकेंड लिखो मेन लाइन, मेन लाइन। Lines connecting, lines connecting main stations, lines connecting main stations known as main line, main line. Line connecting the main stations known as main line. हो गया? अब देखो, बाहर बाहर चीजें मिला दिया हमने। मेन ए से बी मिलाया, बी से सी मिला दिया, सी से डी मिला दिया, बाहर बाहर में मिला दिया। जो बाहर बाहर में मिला दिया वो मेन लाइन हो गया। अब अंदर में मान लो कि अब हम मेन स्टेशन को हर एक स्टेशन को मिला रहे हैं, मेन स्टेशन को। तो उसके बीच में जो सबसे बड़ी लाइन होगी, बीच में सबसे बड़ी लाइन हो जाएगी, उसको बेस लाइन बोलेंगे। जब दो स्टेशन को अंदर की तरफ मिला रहे हैं, जब दो स्टेशन को, मेन स्टेशन को अंदर की तरफ मिलाएंगे, जो इंटायर इंटीरियर एरिया है जो तुम्हारा, उसके अंदर अब हम दो स्टेशन, मेन स्टेशन को मिला रहे हैं लाइन के थ्रू, उसमें जो सबसे बड़ा वाला लेंथ वाला जो लाइन होगा ना, उसे बोल देंगे बेस लाइन। तो देखो इसमें बेस लाइन कौन सा है? सबसे बड़ी जो लेंथ जा रही है ना ए से सी के बीच में, उसको हम बेस लाइन बोल रहे हैं। क्योंकि बी और बी से ई वाली डिस्टेंस को उससे छोटा माना गया है और बी से डी वाली डिस्टेंस को भी उससे छोटा माना गया है, तो वो वाली डिस्टेंस को हम नहीं बेस लाइन बोलेंगे। जबकि ए और सी के बीच में जो लेंथ जा रही है वो सबसे बड़ी है, तो हम उसको बेस लाइन बोल दे रहे हैं। इतना समझ में आया? समझ में आया? यस मैम। तो लिखो बेस लाइन।
baseline. Biggest central line which divides the whole area into two parts. वो हो जाएगा तुम्हारा बेस लाइन. अब इसमें देखना एक टाई लाइन करके दिया होगा. टाई लाइन. यस हाँ, वो जो टाई लाइन है ना, उसका यूज हम करेंगे ना इंडिविजुअल जो फीचर्स होंगे हमारे. अब मान लो एरिया है तो उसमें कुछ ना कुछ तो फीचर्स होंगे, कुछ टेम्पल्स होगा, कुछ ट्रीज होगा. तो ये जो फीचर्स को एलोकेट करने के लिए ना, इन सब फीचर्स को एलोकेट करने के लिए इस टाई लाइन का यूज करते हैं. और इसको कैसे यूज करेंगे? ऑफसेट मेजरमेंट करके करते हैं, वो चीज अलग है. बस इतना याद रखना कि इसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं कि जो तुम्हारे एरिया में कुछ भी फीचर्स हैं, अलग अलग फीचर्स है, पॉन्ड है, ट्री है, टेम्पल है, ठीक है, या बिल्डिंग है, तो ये सबको इन सबको लोकेट करने के लिए हमारे इतने डिस्टेंस पे ये टेम्पल है, इतने डिस्टेंस पे ये पॉन्ड है, तो उसको एलोकेट करने के लिए इतना लेंथ कितना दूर पे वो टेम्पल है, कितने दूरी पे वो लाइन से वो कितने दूरी पे टेम्पल है, बेस लाइन से वो कितने दूरी पे पॉन्ड है, तो वो मेजरमेंट करने के लिए हम टाई लाइन का यूज करेंगे. ठीक ठीक. पहली चीज ये टाई लाइन का यूज एक इस केस में हो गया. दूसरी केस में हम इसे यूज करेंगे एक्यूरेसी चेक करने के लिए करेंगे. अब मान लो जैसे उस इमेज में ही है, देखना ए से सी वाला लाइन तुमको बेस लाइन मिल गया और ए से बी वाली लाइन क्या हो गई? मेन लाइन हो गई. ठीक. तो उसके बीच में टाई लाइन यूज किया गया है. तो मेजरमेंट एक्यूरेसी मेजरमेंट करने के लिए किया गया कि वो जो बीच का डिस्टेंस है वो एक्चुअल उतना ही डिस्टेंस है या नहीं. अब मान लो टाई लाइन वाली लाइन है, उसको मैं वहां से ई मान ले रही हूँ, ए सी में जा रही है, वहां पे ई ले रही हूँ जहाँ से टाई लाइन खींच के जा रही है, और ए से बी जो जा रही है उसके नीचे मैं एफ ले रही हूँ. तो ए और ई का डिस्टेंस पहले क्या करेंगे हम? एक्चुअल ग्राउंड पे मेजर कर लेंगे. तो मान लो कि 4 मीटर आया, तो वो 4 मीटर अपने कॉपी में हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे. ए और बी वाले में जो एफ बोला था वो ए एफ मेजर कर लिया, उसको मान लिया मैंने 5 मीटर के डिस्टेंस पे है. ठीक. तो 5 मीटर के डिस्टेंस पे मैंने लिख लिया 5 मीटर का डिस्टेंस है, ए और एफ का डिस्टेंस 4 मीटर है. तो अपने कॉपी में हम जब ई और एफ मिला लेंगे, अपने कॉपी में आ जाना. ये तो एक्चुअल हो गया. अब कॉपी में हम क्या कर लिए? मिला लिए. और हम देखेंगे टाई लाइन का डिस्टेंस जो है ये हमारे कॉपी में 6 मीटर आ रहा है मेजर करने. हम अब देख रहे हैं वो एक्चुअल ग्राउंड में जाके देखेंगे कितना है भी या नहीं. जब ई और एफ को जब हम मेजर करेंगे तो हम देखेंगे कुछ है नहीं. अगर वो नहीं होगा ग्राउंड पे तो हमारा कैलकुलेशन तब अमर यस मैम. समझ में आया? मैम आपका वॉइस आते आते बंद हो गया फिर. नेटवर्क इशू है वो मैं मान रही हूँ, क्योंकि इधर बारिश हो रही है ना. यस मैम, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है. जिसको समझ में आया मुझे बताओ, जिसको जितना समझ में आया था वो मुझे बताओ. टाई लाइन क्या है, मेन लाइन क्या है, मेन स्टेशन क्या है, जल्दी जल्दी बताओ. मैम मेन स्टेशन तो हमारा किसी भी पॉइंट से हम लोग जो मेन स्टार्टिंग करते हैं उसको कहते हैं, और जो दो लाइन को मीट करके मेन स्टेशन तक लाती है उसको मेन लाइन कहते हैं. और बेस लाइन जो
बेस लाइन जो सबसे बड़ी लाइन होती है हमारी किसी दो पॉइंट का, जैसे हाँ, और टाई लाइन वो होता है इंटीरियरली अंदर की तरफ। हाँ मैम अंदर की तरफ। और हाँ जो टाई लाइन होती है वो एक्यूरेसी नापने के लिए होती है और किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए होती है कि हमारा कोई टेम्पल है, कोई पार्क हुआ, कोई चीज, उसको इतना तक समझ चलो में। लिख लो, लिखो टाई लाइन क्या है, लिख लो टाई लाइन। एनी लाइन, एनी लाइन taken to collective information, taken to collective information or detailing of features in area, of features in area, of features in area. These features may be, these features may be pond, temple, tree, building, etc. It is also used to, it मैम is एक्सेप्ट के also बाद used, उसके आवाज चली। देखो फिर से लिख लो, any line taken to collective information or detailing of features in area. These features may be tree, pond, temple, building, etc. अभी इतना ही बोला है। It is also used for accuracy. It is also used for, it is also used, it is also used to check accuracy लिखना। It is also used to check accuracy of any line. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इसमें एक टेक लाइन है, सबसे बड़ी लाइन बेस लाइन थी, उससे जो छोटी छोटी मेन स्टेशन को अंदर की तरफ मिला रहे हैं, तो वो जो तुम्हारी क्या हो जा रही है, वो चेक लाइन हो जा रही है, मेन स्टेशन से मिला रहा है तो। और टाई लाइन जो होती है ना, जो डिस्टेंस मिलेगी वो बेस लाइन या मेन लाइन के बीच की डिस्टेंस होगी, इतना याद रखना जब मिलाओगे कभी टाई लाइन को मेजरमेंट करने के लिए। तो इमेज में तुम्हारे क्लियर है खुद ही। और जो चेक है तुम्हारी, वो दो मेन स्टेशन को जब मिला रहे हो अंदर की तरफ, जो बड़ी वाली लाइन है वो बेस लाइन होगी, बट उससे जो छोटी जितनी भी लाइन होगी वो चेक लाइन होगी। और इनका जो मेजरमेंट लेंगे, ये भी एक्यूरेसी चेक करने के लिए लेते हैं, ठीक है, कि बड़े पार्ट में जो हम कर रहे हैं वो डिस्टेंस तुम्हारी एक्यूरेट आ रही है या नहीं आ रही है। पता है सर्वेइंग ना, जब तक क्लास में ना समझाओ ना समझ में नहीं आएगी, और ग्राउंड लेवल पे जब तक ना इम्प्लीमेंट हो। ये तो बात है मैम। लिख लो चेक लाइन। चेक लाइन्स आर ड्रॉन, check lines are drawn to check accuracy, to check accuracy of survey work, survey work। तो जो टाई लाइन था वो छोटे जगह, छोटे से एरिया, मतलब छोटे से पार्ट का क्या कर रहा था, एक्यूरेसी चेक कर रहा था। वो जो तुम्हारा तुम्हारा चेक लाइन है ना, वो बड़े से पार्ट में तुम्हारा क्या करेगा, मेजर कर लेगा कि हाँ तुमने जो डिस्टेंस मेजर किया है वो सही किया है या नहीं, उसकी एक्यूरेसी सही है या नहीं। अच्छा एक्यूरेसी चेक करने के लिए कैसे करोगे तुम लोग, जैसे मान लो बेस लाइन ले लिया,
पूरा डिस्टेंस मेजर कर लिया, बेस लाइन वाला भी मेजर कर लिया, मेन लाइन को भी मेजर कर लिया, टाई लाइन को भी मेजर कर लिया। जब सब चीज मेजर कर लिया तो हमने अपने कॉपी में क्या कर लिया, उसको ड्रॉ कर लिया। जैसे ये कॉपी में ड्रॉ हो गया, जैसे अभी जो इमेज दिया है वो कॉपी में ड्रॉ कर लिया, तुमने मेजरमेंट कर ली। तो एक्चुअल जब ग्राउंड पे ए और ई के बीच का डिस्टेंस लिया था तो मान लो कि 10 मीटर आया था, तो हमने वहां अपने कॉपी में लिख लिया कि ए के बीच का 10 मीटर डिस्टेंस है। फिर ई और डी के बीच का डिस्टेंस मान लो कि 20 मीटर, मतलब 8 मीटर आया, तो मैंने ले लिया 8 मीटर, अपनी कॉपी पे 8 मीटर लिख लिया। अब हमने क्या किया, अपने कॉपी पे ही ए और डी को क्या कर लिया, मिला लिया। ए और डी को क्या कर लिया, मिला लिया, और उसको स्केल के हिसाब से चेंज करके उसका डिस्टेंस देख लिया कि सेंटीमीटर में कितना है। कुछ सेंटीमीटर में आया होगा, और जितना स्केल लिया उससे उसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में। तो उसका मान लो कि मेरे मीटर में कन्वर्ट करने के बाद मान लो कि 50 मीटर आया। ठीक, तो ये हम क्या करेंगे, अब एक्चुअल ग्राउंड में जाके क्या कर लेते हैं, ए और डी का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं उसी टाइम पे कि सच में वो तुम्हारा 15 मीटर है या नहीं। अगर वो 15 मीटर नहीं हुआ तो तुम्हारे जो ग्राउंड लेवल पे जो तुम डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हो ना कुछ तुम उसमें गलती कर रहे हो। ठीक है, एक्यूरेसी नहीं है, कुछ एरर है, इसलिए चेक लाइन का यूज किया जाता है। इतना समझ में आ गया कि चेक लाइन का यूज कहाँ करते हैं, पहले कॉपी में मेजर कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक्चुअल ग्राउंड पे देख लेते हैं कि वो सही है या नहीं। ओके, समझ में आया? यस चेक लाइन हो गया, टाई लाइन हो गया, सब कुछ। मैम इसमें जो बी टू ई लाइन है मैम, वो उसको बेस लाइन नहीं, वो बी टू ई। बी टू ई, वो डिस्टेंस मैंने बोला ना, जो लंबा हो जाएगा उसी को बेस लाइन बोल देना। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम इसी को बोल रहे हो। जो तुम मेजरमेंट कर रहे होगे ना, उसमें देख लेना कि सबसे लंबी लाइन कौन है अंदर की तरफ, जो मेन स्टेशन को, दो मेन स्टेशन को मिला रहे हैं अंदर की तरफ, जो भी बड़ी लाइन होगी ना उसको बेस लाइन मान लेना। उसके बाद से जितनी भी मेन स्टेशन से अंदर अंदर मिलाओगे, वो जो तुम्हारी लाइन हो जाएगी वो चेक लाइन कहलाएगी। इतना याद रखना। अब इसमें कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी ई और बी की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो मैं इसी को बेस लाइन मान लूंगी। ठीक है। ओके अब लिखो इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लीनियर मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लीनियर मेजरमेंट। लिख लिया? पहला लिखो लेंथ मेजरिंग डिवाइस। लेंथ मेजरिंग डिवाइस। कौन कौन सी डिवाइस होती है लेंथ मेजर करने के लिए? चेन और टेप। ठीक है, चेन एंड टेप। इसमें लिखवाऊंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, तो बस आगे लिख लो कि क्या है चेन और टेप। भूपेंद्र, भूपेंद्र बेटा टाइप ऑफ चेन बता देना जरा। ब्रीफ में बताना मुझे। टाइप, लिंक्स कितना है, कितने मीटर की होती है, ये सब। मैम मैट्रिक चेन होती है, टाइट है। मैम टाइप्स ऑफ मैट्रिक चेन। चेन होती है, गंटर चेन होती है, और इंजीनियर चेन होती है, और रेवेन्यू चेन। और रेवेन्यू चेन। मैट्रिक और नॉन मैट्रिक होती है। पहली तो मैट्रिक और नॉन मैट्रिक होती है। मैट्रिक का लेंथ बताओ और लिंक बताओ। मैम मैट्रिक 5, 10, 20 और 30 मीटर लेंथ की होती
ठीक है, चेन और टेप लिख लिया। दूसरा लिखो रेंजिंग डिवाइस। रेंजिंग डिवाइस, आर ए रेंजिंग, RANGING, रेंजिंग डिवाइस। इसके अंदर तुम्हारी आ जाएगी एक रेंजिंग रॉड और दूसरी आ जाएगी ऑफसेट रॉड। पहली लिखना रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड देखा है, एक लंबी सी डंडी टाइप की होती है, उसमें रेड और व्हाइट, रेड व्हाइट करके स्ट्रिप लगे होते हैं। सर्वेइंग होते हुए कभी देखा कहीं? नहीं मैम, ये और नहीं देखा डिवाइस। नहीं देखा है ना, तो गूगल निकाल खोलो, उससे सर्च करो रेंजिंग रॉड। जो चीज नहीं दिखा होता है ना, वो चीज जल्दी से सर्च करके देख लेना चाहिए कि हाँ कैसा दिखता है। सर्च करो रेंजिंग रॉड करके देखो। जैसे मान लो कि हम सर्वे कर रहे थे, ABCD, जो मैंने अपना जो इमेज दिया था वो भेजा था अभी, तो रेंजिंग रॉड खड़ा कर देंगे, उसके बाद से फिर B वाले पे रेंजिंग रॉड खड़ा कर देंगे। तो जितना भी मेन स्टेशन है ना, उस मेन स्टेशन पे तुमको रेंजिंग रॉड खड़ा करना पड़ेगा। ठीक, तो रेंजिंग रॉड का यूज कहाँ है कि रेंजिंग रॉड पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए किया जाता है ऑन अ लॉन्ग सर्वे लाइन। लॉन्ग सर्वे, जब लंबे सर्वे कोई लाइन, सर्वे लाइन है, उस सर्वे जब कर रहे हो तो जो लाइन है, जो अगर लंबी हो जाती है, ठीक, एक चेन खत्म हो गई, दो चेन खत्म हो गई, लेंथ मेजर करने के लिए उन दोनों का बीच का डिस्टेंस, A और B के बीच का डिस्टेंस, अगर मान लो उसके बीच में दो लेंथ, तुम्हारी चेन की लेंथ यूज कर लिया, उसके बाद से फिर वहां से फिर दूसरा चेन यूज कर लिया, तो इतना लंबा लाइन होगा। तो अगर दूर तक हम मेजरमेंट करना होगा, सामने वाले इंसान को उतना दूर देखने के लिए हमें चाहिए ना कि वो पॉइंट वहां पे मैंने सेट किया है, तो वहां पे लोकेट किया है, किसी को समझ में नहीं है कहाँ लोकेट किया पॉइंट को, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इतना लंबा से डंडा खड़ा कर देते हैं, किसी को रेंजिंग रॉड बोलते हैं, ताकि हमें विजिबल हो कि हमारा पॉइंट एक वहां पे है, एक इतना दूर B पॉइंट पे है, एक C पॉइंट पे, तो जो लंबी दूरी की डिस्टेंस होगी वहां पे पॉइंट को लोकेट करने के लिए रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं। समझ में आया? यस मैम। मैम इसमें हमने एक जगह देखा क्या था था सर्वे हमारा? टाइम, इसमें फ्लैग टाइप में मैम कर देते हैं कि दूर तक में दिखने के लिए। बता रही हूँ मैं भी, पहले इसका पीछे दो चीज में डिफरेंस है कि ऑफसेट रॉड क्या होता है, रेंजिंग रॉड क्या है। तो रेंजिंग रॉड में जो होगा ना, ऊपर की तरफ फ्लैग लगा रहेगा, थोड़ा छोटा सा फ्लैग लगा रहता है। आजकल लोग, जो बच्चे होते हैं ना, वही उसको फाड़ के फेंक देते हैं, वो क्या रेंजिंग रॉड क्या होता है, सब एक ही मान के चलते थे, ठीक है। तो रेंजिंग रॉड में फ्लैग लगा होता है ऊपर की तरफ में,